नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। कल हमने साइंस के 1500 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करी थी। ठीक है, तो एक पार्ट हमने कर लिया था, 20 क्वेश्चन हमने किए थे। सारे क्वेश्चन कल मैंने हिंदी में लिखे थे, तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर इंग्लिश में भी लिखिएगा। तो ठीक है, मैं इंग्लिश में भी लिख दिया है मैंने। मैं बोलूंगा हिंदी में, इंग्लिश में भी एक बार बोल दूंगा, लेकिन जो समझाने का तरीका होगा ना, वो थोड़ा मैं क्या हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा अगर ऊपर नीचे हो जाए तो थोड़ा मैनेज कर लेना। बाकी क्वेश्चंस में हिंदी में इंग्लिश में भी अब लिखना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, और वैसे मैक्सिमम साइंस के अंदर जो वर्ड आते हैं वो इंग्लिश से रिलेटेड ही आएंगे, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों वालों को दिक्कत नहीं आएगी। आप बस पढ़ने पे ध्यान लगाइए। और देखो, कल हमने 20 क्वेश्चन किए थे, कम से कम 50 से 60 वन लाइनर उसमें हमने कवर किए थे। तो आज भी हम क्या करेंगे, एमसीक्यू लेंगे, और साथ ही साथ अगर जहां जरूरत पड़ेगी ना, मैं वन लाइनर के रूप में भी लूंगा, क्योंकि हर जगह पॉसिबल नहीं है कि इतने हम चार ऑप्शन, जहां 4 ऑप्शन यूज आ सकते हैं ना, जहां हम उनके बारे में सीख सकते हैं, मैं वहां ही ऑप्शन लाऊंगा। तो ठीक है, फालतू की बहस कम करते हुए क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा आज का। धारा की दिशा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, मतलब विच इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू मेजर द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट हम किससे नापते हैं, तो हम नापते हैं गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, एमीटर क्या होता है, एमीटर से हम क्या नापते हैं। देखो, एमीटर किस यूज में आता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, और वोल्ट मीटर क्या यूज आता है हमारे पास, विभवांतर, मतलब वोल्टेज नापने में काम आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप ध्वनि की तीव्रता को मापने का यंत्र है। देखियो, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड की जो इंटेंसिटी होती है, ध्वनि की तीव्रता होती है, उसको हम किससे नापते हैं, उसको हम ऑडियो मीटर से नापते हैं। ये चीज देख लिएगा। अब देखो, 5 वन लाइनर इसमें कवर कर लेते हैं हम। जो ऑप्शन है ओरिस्कोप। ओरिस्कोप क्या यूज आता है, आपके जो कान होते हैं, ईयर्स जो होते हैं आपके, उसके जो इंटरनल पार्ट होते हैं उनको देखने के लिए आपको क्या ओरिस्कोप का यूज आता है। और डिक्टाफोन, डिक्टाफोन आपका किस जगह यूज आएगा, साउंड को रिकॉर्ड करने में। जैसे हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो उसको जो रिकॉर्ड करते हैं तो वो डिक्टाफोन से हम करते हैं। तो डिक्टाफोन का यूज आपको समझ में आया होगा कि साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए हम डिक्टाफोन का यूज करते हैं। अब आता है हाइड्रोफोन। तो हाइड्रोफोन, पानी के अंदर साउंड को मेजर करने के लिए हम हाइड्रोफोन का यूज करते हैं। ठीक है, पानी के अंदर मतलब वाटर के अंदर साउंड को मेजर करने के लिए हाइड्रोफोन का यूज करते हैं। अब आते हैं ग्रामोफोन। ग्रामोफोन क्या होता है, देखो आपने पुरानी पिक्चरों में और अपने जो दादा दादी नाना नानी को देखा होगा, वो ग्रामोफोन से गाने सुनते थे। मतलब जो रिकॉर्डेड जो साउंड होता है ना, उसको सुनने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ग्रामोफोन का यूज करते हैं। वो आपको क्लियर हुई होगी ये चीजें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी विद्युत युक्ति प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करती है, मतलब विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस कन्वर्ट्स अल्टरनेटिव करंट इनटू डायरेक्ट करंट। मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट कौन करता है। ठीक है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कौन करता है, तो जो आपके रेक्टिफायर होता है ना, रेक्टिफायर आपके क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। और इन्वर्टर क्या करता है आपके पास, इन्वर्टर जो होता है आपके पास डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, मतलब डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में चेंज करता है। अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर आपके किस यूज में आती है, ये इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अब आता है डायनेमो। डायनेमो जो होता है आपके जस्ट इलेक्ट्रिक मोटर का जो है उल्टा होता है। तो आपके डायनेमो क्या करेगा, डायनेमो आपके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करेगा वो कौन करेगा, आपका डायनेमो करेगा। तो ये चारों चीजें भी आपकी कवर हुई होगी। अगला देखिएगा, घनत्व का मात्रक मतलब यूनिट ऑफ डेंसिटी इज। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, डेंसिटी इक्वल टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन में वॉल्यूम। और हिंदी में बोले तो घनत्व क्या होता है हमारा, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, तो मास क्या होता है आपके पास, देखो मास की यूनिट क्या होगी आपके पास, केजी। और वॉल्यूम की क्या होगी, वॉल्यूम क्या होता है आपके पास, आयतन। मैंने आपको बताया था लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो वो क्या होता है, मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का जो हमारे पास यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर क्यूब हो जाएगी। तो केजी पर मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब आपको क्या दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या होता है आपके पास, न्यूटन होता है। कल भी हमने डिस्कस किया था, तो ये भी देख लीजिएगा। न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसकी यूनिट होती है, फोर्स की एसआई यूनिट होती है आपके पास, न्यूटन। और एक चीज और यहाँ देख लीजिएगा, आपको देखो घनत्व तो हो गया, और ये हो गया प्रेशर। प्रेशर देख लीजिएगा आप, प्रेशर भी आपको यही बता देता हूं मैं, आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेशर क्या होता है आपके पास, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर क्या होता है आपके पास, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की देखो, फोर्स की ऐसा यूनिट तो हमको हमारे पास क्या थी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और एरिया क्या होता है हमारे पास,
एरिया होता है हमारे पास मीटर स्क्वायर, तो ये 1/मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। तो देखिए 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा तो इसकी यूनिट क्या बढ़ जाएगी प्रेशर की हमारे पास, केजी मीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर नीचे था ना, तो देखो इसकी यूनिट क्या बनेगी हमारे पास, केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। तो प्रेशर की यूनिट भी ध्यान रखना, केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। और हिंदी में बोले अगर प्रेशर को, दबाव को, तो हम क्या बोलते हैं कि एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। आवृत्ति का असाई मात्रक, द असाई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी की जो असाई यूनिट होती है ना वो होती है आपके पास हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की असाई यूनिट क्या होगी आपके पास, हर्ट्ज होगी। और फेरेड किसकी होती है आपके पास, कैपेसिटेंस की, ठीक है, कैपेसिटेंस, और हिंदी में जिसको हम बोलते हैं धारिता। तो कैपेसिटेंस की असाई यूनिट क्या हो जाएगी, फेरेड। और एम्पियर आपको पता ही है इलेक्ट्रिक करंट की। और ओम किसकी होती है आपके पास, रेजिस्टेंस की, ठीक है, रेजिस्टेंस। और हिंदी में जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध की असाई मात्रा क्या होता है आपके पास, ओम। और रेजिस्टेंस की असाई यूनिट ओम, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं, हाउ मेनी वोट्स आर इन 1 हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं आपके पास, 746। इसको देख लीजिएगा। अब देखिएगा आगे, तरंग दैर्ध्य की एसआई यूनिट, मतलब वेवलेंथ की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, तो वेवलेंथ की जो एसआई यूनिट होती है ना वो होती है मीटर। अब देखिएगा वेवलेंथ क्या होती है आपके, देखिएगा, ठीक है, ये जो साउंड जो वाइब्रेट करता है ना, जो ये एक वेव होती है ना, इसकी जो लेंथ होती है इसी को क्या बोलते हैं हम, तरंग दैर्ध्य, ठीक है। इसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं, ठीक है, लेमडा होती है तरंग दैर्ध्य। तो ये देखो डिस्टेंस आप किस में मेजर करोगे, मीटर में करोगे ना, और एसआई यूनिट बोला है तो क्या हो जाएगा यहाँ, मीटर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है हमारे पास, मीटर। अब देखिए फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन हमने कराया था, लेकिन मैं वो बताना भूल गया था। देखो अफ जो होता है ना, आवृत्ति, वो होता है आपके पास 1/t। मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपके 1/t, मतलब टी तो होता है आपके पास टाइम पीरियड है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आवर्त काल। तो आप ये चीज और नोट करिएगा। अब क्या होता है आपके 1/t, ठीक है। और देखिएगा ये जो टी है ना, ये आवर्त काल, ये होता क्या है कि जितना टाइम लिया है ना इसने एक वाइब्रेशन में या एक चक्कर में, ठीक है, एक राउंड में या एक वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन होता है। ये मतलब हम इसको डिनोट करते हैं कि एक ये आयाम हो गया हमारा, ठीक है। तो मतलब जितना टाइम इसमें लेता है ना एक वाइब्रेशन में, उसको हम आवर्तकाल बोलते हैं। और ये डिस्टेंस होती है, एक कंपन की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है हमारे पास, तरंग दैर्ध्य। मतलब जितनी दूरी तय करता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपके पास, एक सेकंड में जितने कंपन होते हैं ना, एक सेकंड के अंदर ये जितने कंपन कर सकता है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसी तरीके से आपकी जो एसी होती है ना, अल्टरनेटिंग करंट, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसको ध्यान रखना कि एसी अल्टरनेटिंग करंट होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब एक सेकंड में कितने कंपन करती है वो, 50। तो एक सेकंड में कितने कंपन करती है, 50। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी एसी अल्टरनेटिंग करंट की, आपकी 50 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी, आपके वेवलेंथ, और ये टाइम पीरियड, ये आपको पता चला होगा। आवर्तकाल को पीरियडिक टाइम भी बोलते हैं हम, ठीक है, पीरियडिक टाइम, आवर्तकाल, इंग्लिश में हम इसको पीरियडिक टाइम बोलते हैं। तो अब एक चीज, ये तीनों आपको पता चले होंगे। अगर नहीं भी पता चला हो ना तो कंफ्यूज मत होना, जो साउंड वाला जो चैप्टर आएगा उसमें, साउंड वाले चैप्टर के जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं इनको, तो टेंशन मत लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तेल के एक बैरल निम्न में से किसके बराबर होता है। तो देखो एक बैरल जो होता है ना आपके, 1 बैरल आपके इक्वल होता है 159 लीटर के, ठीक है। 1 बैरल इक्वल होता है 159 लीटर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जामों में, अधिकतर रिपीट होता है कि एक बैरल किसके बराबर होता है। तो एक बैरल किसके बराबर होता है आपके पास, 159 लीटर। देखो अब आगे चलते हैं। देखिए अब मैं आपको क्वेश्चन कर रहा था, इससे अच्छा तो मैंने 4 पॉइंट लिख लिए हैं, आपको यही पता चल जाएगा कि किसमें क्या क्या होता है। तो देखो 1 नॉटिकल मील आपके किसके बराबर होता है, 1 नॉटिकल मील क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझो, एक चीज देखना, हम जाते हैं, हम रोड पे चलते हैं तो बताते हैं ना कि इतने किलोमीटर चले, इतने किलोमीटर चले। तो जो पानी में जहाज होते हैं ना आपके, जो पानी के अंदर जो जहाज होते हैं, पनडुब्बियां चलती, तो वो जो डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, वो जो जिस डिस्टेंस को वो यूज लेते हैं, जिस यूनिट को यूज लेते हैं वो डिस्टेंस की, वो होती है नॉटिकल मील। तो एक नॉटिकल मील में आपके कितने किलोमीटर होते हैं, तो एक नॉटिकल मील में आपके 1.852 किलोमीटर होते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक मील के अंदर आपके कितने किलोमीटर होंगे, एक मील के अंदर आपके किलोमीटर होते हैं 1.609 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 मील इक्वल टू हो गया 1.609 किलोमीटर, और आपके 1 नॉटिकल मील हो गया 1.852 किलोमीटर। अब देखिएगा एक पाउंड में कितने केजी होते हैं, तो एक पाउंड में आपके कितने केजी होंगे, एक पाउंड में आपके होते हैं 0.4536
केजी। तो 1 पाउंड किसके बराबर होता है? 0.456 केजी। और 1 केजी में कितने पाउंड होते हैं? तो 1 केजी में पाउंड होते हैं आपके 2.205 पाउंड। ठीक है, ये जब सब चीजें का नॉलेज आपको होना चाहिए, कब कौन सा क्वेश्चन उठा के पूछ ले कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो ये आपके 9 क्वेश्चन होते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ फॉर्मूले हम डिस्कस कर लेते हैं। इनके मैं एमसीक्यू करा था तो भी वही चीज है। ठीक है, तो आप एक एक चीज देख लीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपको? एनर्जी ड्यू टू मोशन। तो ठीक है, गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? गतिज ऊर्जा। और किसी एक मूवमेंट पर हम अगर हमको किसी पर्टिकुलर की काइनेटिक एनर्जी निकालनी तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। इसको हम क्या बोलते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर। एम तो क्या हो गया आपके पास? द्रव्यमान, वी हो गया वेलोसिटी। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है वो कितनी होती है? देखो मास के लिए तो क्या आ जाएगा? केजी। और वी स्क्वायर मतलब देखो जो ये वेलोसिटी होती है इसका यूनिट क्या होती है आपके पास? मीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो जाए? इसका स्क्वायर हो रहा है ना, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी आप देख लो, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। तो वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, एनर्जी ड्यू टू पोजिशन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है mgh। एम तो हो गया यहाँ मास, जी हो गया आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसको गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं हिंदी में, और h हो गया आपके पास हाइट मतलब ऊंचाई। मतलब इसको मेजर तो दूरी है ना, ये एक तरीके से दूरी की गई हाइट। तो एक चीज देखिएगा आप, इसे देखो मास के लिए तो क्या आ जाएगा? केजी। जी के लिए क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन का क्या होता है आपके पास? मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होती है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक साथ में h और आ रहा है ना हाइट। तो हाइट को हम किसमें हाइट की यूनिट क्या हो जाएगी? किसमें मेजर करेंगे? मीटर में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 मीटर ऑलरेडी है, 1 मीटर ये h वाला, तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी समझ में आया होगा आपको। अब टॉर्क, बल आघूर्ण क्या होता है आपके पास? कोई भी पर्टिकुलर जैसे एक ये चीज है, इसको राउंड राउंड घुमाने के लिए जो हम फोर्स लगाना पड़ता है ना, वही क्या होता है हमारे पास? टॉर्क होता है। ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है? बल आघूर्ण क्या होता है आपके पास? फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो बल का भी हमको पता था न्यूटन, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में डिस्टेंस है तो कितना आ रहा है? तो ये क्या एक डिस्टेंस है तो मीटर में यूज करेंगे। तो इसमें एक फोर्स में मीटर में और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाए? देखो बल का क्या होता है हमारे पास? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तो याद हो गया होगा, इतनी बार मैं लिख चुका हूँ। और डिस्टेंस का किस में यूज करते हैं? यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। तो केजी मीटर को मीटर एक मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिएगा जड़त्व आघूर्ण। देखो जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब हम आपके वेलोसिटी की इक्वेशन पढ़ेंगे ना 3, ठीक है, गति के समीकरण 3, तब हम इसको बहुत अच्छे से तरीके से समझेंगे। तो यही होता है कि जो चीज गतिशील रहती है और जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो जड़त्व आघूर्ण आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी चीज है वो रोटेट कर रही है, तो वो जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा तब तक वो उसका प्रतिरोध करेगी, वो घूमती रहेगी। ठीक है, तो एक चीज देख लेना, जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके होता क्या है? मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास? मास का तो क्या हो जाएगा? केजी, और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा आपका? मीटर स्क्वायर। तो जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया की आपकी यूनिट क्या होगी? केजी मीटर स्क्वायर। देखिए टॉर्क और ये आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनकी यूनिट अधिकतर एग्जामों में पूछी जाती है। तो देखिएगा इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा, भूलिएगा मत इसको। अब आगे चलते हैं मोमेंटम पे। देखिए मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी से, और इसका फॉर्मूला होता है एम वी। एम तो हो गया आपके पास मास, और वी हो गया वेलोसिटी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? केजी मीटर पर सेकेंड। अब आ गया आपके पास आवेग, जिसको हम बोलते हैं इंपल्स। इंपल्स क्या होता है हमारे पास? एफ इंटू टी, फोर्स इंटू टाइम। तो देखिए फोर्स की तो यूनिट हमको पता है, इतनी बार हम कर चुके हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम के लिए क्या आ जाएगा? सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? देखो अभी 1 सेकंड से 1 सेकंड कटेगा तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगी आपके। अब एक चीज और, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, इस पे आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा और संवेग मोमेंटम, इनमें जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रख लीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। तो देखिएगा अब हम कुछ थोड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज देख लेते हैं। देखो यूनिट एंड मेजरमेंट में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे ना, वो हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक कल भी हमने यूनिट एंड मेजरमेंट के किए थे पार्ट 1 में, आज भी यूनिट एंड मेजरमेंट के कर रहे हैं, और हो सकेगा तो एक चैप्टर में और लाऊंगा आपके। तो टोटल जो ये जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना आपके यूनिट एंड मेजरमेंट से, लगभग वो सब आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए सब अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज। बहुत ही ये जो मैंने 7, 8, 9 जो ये लिए है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लगभग हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन फंसते हैं। तो देखिए गया प्लवन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फ्लोटेशन किसने दिया था? थ्योरी ऑफ फ्लोटेशन आपके दिया था आर्किमिडीज ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा कि प्लवन का सिद्धांत किसने दिया था? आपके आर्किमिडीज ने। और रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज आपकी करी थी हेनरी बेकरल ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना, आपको खुद को फीलिंग आएगी कि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और
बहुत ज्यादा चांसेस है कि इनके ये क्वेश्चन वापस आपको मिलेंगे। और अब देखिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मतलब सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था आपके, सापेक्षता का सिद्धांत आपके दिया था आइंस्टीन ने, ठीक है। और क्वांटम थ्योरी आपके किसने दी, मैक्स प्लांक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वांटम थ्योरी किसने दी थी, मैक्स प्लांक ने। कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व की संकल्पना किसने दी थी आपके, कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया किसने दिया था, तो किसने दिया था, गैलीलियो जी सर ने दिया था, ठीक है। तो जड़त्व की संकल्पना किसने करी, आपके गैलीलियो ने। अब आता है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का विद्युत चुंबकीय प्रभाव किसने बताया था हमको, तो ये मैक्सवेल, ठीक है। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय प्रभाव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट किसने दी थी, मैक्सवेल ने दी थी। और सातवां थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए थे आपके पास, माइकल फेराडे ने। तो विद्युत अपघटन के नियम, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस किसने दी थी आपके पास, माइकल फेराडे। आगे चलिएगा, गुरुत्वाकर्षण के नियम, ये तो देखो आपको सबको वैसे ही पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण के नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया आपके, न्यूटन ने दिए थे। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो किसने दिया था आपके, आइंस्टीन साहब ने दिए थे। फोटो प्रकाश विद्युत प्रभाव, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने दिया था आपके, आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है, आइंस्टीन ने दिया था। अब मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, जो आपके आइंस्टीन जी ने दो चीज है ना, एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और आपके है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो इनको किस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला था, आप मुझे ये कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।